हेलो वीवर्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे से पढ़ भी रहे होंगे। और कल मैंने जो आधुनिक भारत से जो टॉपिक शुरुआत किया था, आज उसी से मैं आगे पढ़ूँगी। कल मैंने आप लोगों को पढ़ाया था आधुनिक भारत में जो यूरोपीय कंपनी का आगमन हुआ था, उन्होंने कहाँ कहाँ पे अपना व्यापार किस तरह से विकसित किया था, उसी से रिलेटेड आज हम लोग आगे पढ़ेंगे। और हाँ, अगर आप लोग हमारे चैनल को में पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो चलते हैं हम आज का फिर से जो नया टॉपिक है, यूरोपीय कंपनी ने किस तरह से व्यापार करना स्टार्ट किया था भारत में, उसी से आगे हम लोग कवर करते हैं आज अपने टॉपिक को। तो चलते हैं। देखिए, सबसे पहले जो हमारा फैक्ट था वो था किस यूरोपीय शक्ति द्वारा भारत से मसालों के निर्यात के स्थान पर कपड़ों के निर्यात को प्राथमिकता दी गई थी। तो कौन सी यूरोपीय कंपनी थी जिसने मसालों की जगह पे कपड़ों को प्राथमिकता दी थी? तो जो ये डच आए थे, हमारे पुर्तगालियों के बाद जो डच आए थे, उन्होंने प्राथमिकता दी हुई थी। फिर उसके बाद क्या है, भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी किसके द्वारा प्रारंभ की गई थी? तो ये भी डचों द्वारा प्रारंभ की गई थी। फिर क्या आता है हमारा, वर्ष 1959 में बेदरा का युद्ध। देखिए फ्रेंड्स, ये ज़रूर पूछा जाता है बेदरा का युद्ध किसके द्वारा हुआ था और कब हुआ था, तो आप लोग ये याद रखिएगा। वर्ष 1959 में बेदरा का युद्ध किन दो यूरोपीय शक्तियों के मध्य लड़ा गया था? तो ये डच और अंग्रेज़ों के मध्य 1759 ईस्वी में लड़ा गया था। फिर आता है लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का सम्राट कौन था? तो उस समय पे जो सम्राट था वो था अकबर। ठीक है, जब लंदन में ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ था तो उस समय पे अकबर थे भारत के सम्राट। फिर क्या आता है, ब्रिटिश सम्राट जेम्स प्रथम द्वारा दूत बनकर भारत में व्यापारिक कोठी स्थापित करने का उद्देश्य जहांगीर के दरबार में आने वाला ब्रिटिश नागरिक कौन था? ठीक है, तो जो जेम्स प्रथम का जो दूत आया था वो कैप्टन हॉकिंस आया था। ये आया तो था कि अकबर के दरबार में जाएंगे, लेकिन उस समय तक 1608 में अकबर की मृत्यु हो चुकी थी। तो फिर ये जहांगीर के दरबार में सबसे पहले जो अंग्रेज़ आया था वो कैप्टन हॉकिंस ही था, जो जेम्स प्रथम का दूत था। फिर उसके आगे हम लोग चलते हैं। तो इसमें क्या दिया है, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें दी हुई हैं, जैसे क्या ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने कहाँ पे अपनी प्रथम स्थायी और अस्थायी कंपनी खोली थी? तो जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारत में प्रथम अस्थायी कारखाना जो खोला गया था वो मसूलीपट्टनम 1911 ईस्वी में, तथा प्रथम स्थायी कारखाना सूरत में स्थापित किया गया था। ठीक है, फिर उसके बाद चलते हैं हम आगे। ईस्ट इंडिया कंपनी कि किस अंग्रेज़ गवर्नर को औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित कर दिया गया था? तो देखो, जब औरंगजेब यहाँ का नवाब बना था तो किस अंग्रेज़ को उसने निष्कासित किया था? वो सर जॉन चाइल्ड थे, जो औरंगजेब ने भारत से इसको निकाल दिया था। फिर क्या आता है, हैमिल्टन द्वारा सफल उपचार किए जाने के कारण किस मुगल बादशाह द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए वर्ष 1717 में महाधिकार पत्र जारी किया गया था? जो महाधिकार पत्र मुगल शासक ने जारी किया था औरंगजेब ने, वो फर्रुखसियर द्वारा जारी करवाया गया था। फिर क्या आता है हमारा, यहाँ पे क्या फैक्ट आ रहा है कि 1661 ईस्वी में इंग्लैंड के राजा चार्ल्स द्वितीय, देखो यहाँ पे चार्ल्स द्वितीय का विवाह पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन के साथ हुआ था। इस अवसर पर पुर्तगालियों ने चार्ल्स द्वितीय को दहेज के रूप में बम्बई द्वीप, देखो आप लोगों को ये बताया कि बम्बई द्वीप ये बम्बई एक द्वीप था। ठीक है, ये किस द्वीप पे बसा है? आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि बम्बई किस द्वीप पे बसा है। लेकिन अगर आपको नहीं पता है तो मैं बता दूँ, बम्बई जो है वो सॉल्सेट द्वीप पे बसा हुआ है। तो बम्बई द्वीप प्रदान किया, लेकिन क्या किया, जो इंग्लैंड के राजा था उसने क्या किया, 1668 ईस्वी में चार्ल्स द्वितीय ने 10 पाउंड वार्षिक किराया लेकर बम्बई को ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया था। ठीक है, पुर्तगालियों ने द्वितीय को दिया, लेकिन द्वितीय ने क्या किया, ईस्ट इंडिया कंपनी को 10 पाउंड वार्षिक किराया, मतलब उससे रेंट लेके उसको ईस्ट और बम्बई को ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया। यहाँ पे कुछ और फैक्ट हैं, जैसे कुछ प्रमुख शहर दिए हुए हैं। तो किसने स्थापना इन शहरों की है? तो कलकत्ता की जो स्थापना की है वो जाब चारनोक ने की थी। मद्रास की स्थापना फ्रांसीसी डे ने की है, और जो नई दिल्ली की स्थापना की गई वो एडविन लुटियंस एंड हार्वर्ड बेकर ने की थी। और जो मुंबई की स्थापना की है वो गिरनार्ड अंगिकार ने मुंबई की स्थापना की थी। इस तरह से ये हमारे कुछ प्रमुख शहर हैं जिसने संस्थापक ने स्थापना की है। फिर हम अगले चलते हैं अपने अगले फैक्ट की तरफ। यूरोपियों के लिए सर्वप्रथम सोरा और अफीम प्राप्ति का मुख्य केंद्र कहाँ था? तो जो यूरोपी थे उनको सोरा और अफीम कहाँ से प्राप्त होती थी? तो ये इनको बिहार से प्राप्त होती थी। फिर अगला फैक्ट है हमारा, वर्ष 1964 में फ्रांसीसी कंपनी जो वर्ष
1964 में फ्रांसीसी कंपनी के द्वारा किसके प्रयासों ने वर्ष 1964 में फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना किसके प्रयासों में की गई थी? ठीक है, जो फ्रांसीसी कंपनी स्थापित की गई थी वो किसके प्रयासों में की गई थी? तो वो हमारे की गई थी कोवर्ड के प्रयासों द्वारा फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना की गई थी। फिर आता है फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना किसके काल में हुई थी? तो ये लुई 14 जो थे उन्हीं के कार्यकाल में फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना, ये पूछा जाता है कि फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना किसके कार्यकाल में की गई थी? तो लुई 14 के कार्यकाल में फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना की गई थी। अगला चलते हैं, फ्रैंक कैरो के द्वारा भारत में प्रथम फ्रांसीसी फैक्ट्री की स्थापना कहाँ की गई? तो ये जो प्रथम फ्रांसीसी कंपनी भारत में खोली गई थी वो सूरत में ही खोली गई थी, जो कि 1668 में सूरत में खोली गई थी। उसके बाद हमारा अगला टॉपिक है, हम अपने नेक्स्ट फैक्ट की तरफ चलते हैं। देखो इसमें क्या था, फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले ने पहली बार भू क्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं के विवादों में भाग लेने की नीति आरंभ की थी। जो ये डुप्ले गवर्नर था, जो फ्रांसीसी गवर्नर था, इसी ने ही भारतीय राजाओं के विवादों में भाग लेने की नीति का आरंभ भी किया था। फिर उसके बाद मेरा अगला फैक्ट आता है, फ्रांसीसियों द्वारा पोर्ट लुइस नामक किला कहाँ बनवाया गया था? तो जो फ्रांसीसियों ने पोर्ट लुइस किला बनवाया था वो पौंडीचेरी में बनवाया था। पौंडीचेरी में प्रथम फ्रांसीसी गवर्नर कौन था? तो जो वहाँ का गवर्नर था वो था फ्रैंको मार्टिन। पुर्तगालियों ने सौली के स्थान पर किस अंग्रेज अधिकारी को पराजित किया था? तो ये थॉमस बेस्ट था, जो कि पुर्तगालियों ने इसको पराजित किया हुआ था। देखिए यहाँ पे वांडीवास का युद्ध बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये जरूर पूछा जाता है। तो वांडीवास का युद्ध 1760 में अंग्रेज ने किसे पराजित किया था? तो अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को पराजित किया था। तो यहाँ से ये भी पूछा जाता है कि वांडीवास का युद्ध किसके बीच हुआ और किस वर्ष हुआ, तो आप लोग ये जरूर याद रखिए। उसके बाद आता है कर्नाटक का युद्ध। कर्नाटक का युद्ध भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जरूर परीक्षाओं में 1-2 क्वेश्चन से जरूर बनते हैं। तो कर्नाटक का युद्ध भी अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच हुआ था। कर्नाटक के 3 युद्ध हुए हैं, आगे चल के इसको भी हम लोग पढ़ेंगे। फिर उसके बाद आते हैं हम आगे, इसमें क्या है, देखिए प्रथम कर्नाटक युद्ध किस संधि के माध्यम से समाप्त हुआ था? तो ये एक्सला-सैम्पेल की जो संधि की गई थी 1748 में, उसी में प्रथम कर्नाटक युद्ध को समाप्त किया गया था। यहाँ पे तीनों कर्नाटक युद्ध एक साथ दिए गए हैं। तो यहाँ पे जो प्रथम कर्नाटक युद्ध होता है वो होता है 1746 से 1748 तक। तो यहाँ ऑस्ट्रेलिया के उत्तराधिकार का युद्ध था। इसका मुख्य कारण ये था, इसी की वजह से युद्ध हुआ था, लेकिन इसकी समाप्ति जो हुई थी वो एक्सला-सैम्पेल की संधि से हुई थी, जो अभी मैंने ऊपर पढ़ा था। फिर उसके बाद आता है कर्नाटक का द्वितीय युद्ध। कर्नाटक का द्वितीय युद्ध हुआ था 1751 से 1755 तक। इसमें कर्नाटक के उत्तराधिकार के कारण इसका युद्ध हुआ था, और ये युद्ध पौंडीचेरी की संधि जब 1755 में हुई थी उससे इस युद्ध को समाप्त किया गया था। और जो कर्नाटक का तृतीय युद्ध हुआ था वो 1758 से 1763 तक चला था। इसी बीच में प्लासी का भी युद्ध हो गया था। तो ये सप्तवर्षीय युद्ध एवं औपनिवेशिक के कारण हुआ था। ठीक है, वो औपनिवेशवाद चाह रहे थे। तो इस युद्ध के समाप्ति का कारण जो बना था वो पेरिस संधि बनी थी, कि जब पेरिस की संधि हो गई थी 1763 में, तब ये युद्ध को समाप्त कर दिया गया था। तो आई होप आप लोगों को ये चीज़ आज का अच्छा लगा होगा। आधुनिक भारत का जो इतिहास, इसी तरह से मैं और भी सीरीज़ लेके कंटिन्यू रखूँगी। तो आप लोग ज़रूर इसको एक बार पढ़िएगा, और मेरे चैनल में अगर पहली बार आप लोग आए हुए हैं तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक पढ़ाई करते रहिए, एंड स्टे हैप्पी एंड टेक केयर।